नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से। तो पिछली कक्षा में हमने एनसीईआरटी की पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के पाठ 1 पर चर्चा की थी। आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की पुस्तक के पाठ 2 पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के वितरण, घनत्व और वृद्धि पर चर्चा करेंगे। तो इस पर चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे पाठ का नाम है जनसंख्या, और जनसंख्या से मतलब या इसका जो अर्थ है वो ये है कि जनसंख्या मतलब संख्या का मतलब काउंटिंग और जन का मतलब लोग, अर्थात किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या वहां की जनसंख्या कहलाती है। और इस जनसंख्या को गिनने के लिए जनगणना की जाती है, जो कि सामान्यतः 10 वर्ष के बाद हमारे यहां भारत में होती है। और पुस्तक मानव भूगोल चल रही है, तो मानव भूगोल में जनसंख्या एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि मानव है तभी जनसंख्या होगी, तभी जनगणना होगी। जनसंख्या मोटे तौर पर 2 घटकों पर कार्य करती है। आप जनसंख्या के कुछ मुख्य घटक और कुछ अन्य जो लघु घटक है उन पर बात करेंगे। आपकी पुस्तक का पाठ नंबर 2 जो है वो जनसंख्या के मुख्य घटकों का है, जबकि तीसरा चैप्टर जो है वो जनसंख्या के अन्य घटकों का है। तो सबसे पहले जनसंख्या के जो 2 घटक मेन है, जनसंख्या का मतलब लोगों की संख्या, तो पहले है इसके मुख्य घटक, यानी इसके मेन कंपोनेंट कौन से हैं, और दूसरे हैं जनसंख्या के अन्य घटक या इसके अदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अगर हम जनसंख्या के मुख्य घटकों की बात करें तो प्रमुख रूप से ये 3 है। जनसंख्या का पहला घटक है जनसंख्या का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। जनसंख्या का दूसरा घटक है घनत्व यानी जनसंख्या की डेंसिटी। और जनसंख्या का तीसरा घटक है मुख्य वृद्धि यानी जनसंख्या की ग्रोथ। इसी प्रकार से जनसंख्या के कुछ अन्य घटक हैं। अन्य घटकों में पहला घटक है ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या यानी अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन। दूसरा घटक साक्षरता यानी लिटरेसी। तीसरा घटक लिंगानुपात यानी सेक्स रेशो। चौथा घटक जनसंख्या का है आयु वर्ग यानी एज ग्रुप। और पांचवा घटक है जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना यानी इसकी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसी है। ये 5 जो है वो जनसंख्या के अन्य जो घटक है वो ये है। ये चैप्टर जनसंख्या के मेन कंपोनेंट्स पे बात कर रहा है, जैसे कि पाठ का नाम है पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ यानी वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो हम जनसंख्या के पहले 3 घटकों को एक बार से एक परिप्रेक्ष्य से समझते हैं, बाद में इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो जनसंख्या के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जो मुख्य घटक हैं जनसंख्या के, वो कुल 3 है। अभी हमने पीछे लिखे हैं, सारणी के माध्यम से हमने इसे समझा है। पहला घटक है वही वितरण, दूसरा पॉइंट वही घनत्व, तीसरा पॉइंट
वही वृद्धि। अब पहले तो इनकी मेन लाइनें क्या है, इनकी मेन डेफिनेशन क्या है, इस पर बात करते हैं। अब इनकी मेन डेफिनेशन क्या है? वितरण का मतलब कहां किस स्थान पर, कहां किस स्थान पर कितने लोग रहते हैं, यानी ये जनसंख्या के कुल संख्या को बताता है। कि मैं बोलूं यूपी में 19 करोड़ जनसंख्या है, राजस्थान में 6 पॉइंट कुछ करोड़ लोग रहते हैं, ये वितरण को बताता है। भारत में 135 करोड़ लोग हैं वर्तमान में। अगर आप 2011 की पॉपुलेशन की बात करें तो ये 121 करोड़ है। यूएसए में 35 करोड़ लोग रह रहे हैं, 33 करोड़ लोग रह रहे हैं, चाइना में 140 करोड़ लोग रह रहे हैं। सामान्य रूप से जनसंख्या किन क्षेत्रों में कितनी कितनी वितरित है, ये वितरण को बताता है। दूसरी चीज है डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या है? वितरण के अंतर्गत ही, यानी वितरण को अगर प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में शो किया जाए, प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, उसे घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या घनत्व कहलाती है। सामान्य रूप से इसका एक सूत्र भी है। तो घनत्व का जो सूत्र है वो है जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, यानी पॉपुलेशन अपॉन एरिया, P अपॉन ए। मैं कहूं किसी एरिया में 5000 लोग रह रहे हैं और उसका क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर है, तो इस एरिया में जनसंख्या घनत्व जो होगा वो होगा 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इकाई ध्यान रखनी है, घनत्व की इकाई व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होती है। आगे हम डिटेल से बात करेंगे। जनसंख्या घनत्व जो है वो 5 प्रकार का होता है। तीसरा जो बिंदु है वो है वृद्धि यानी ग्रोथ। अब ग्रोथ से क्या तात्पर्य है? ग्रोथ ये कहती है कि एक निश्चित, एक पर्टिकुलर समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में हुआ परिवर्तन, निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि। और यह निश्चित समय अंतराल भारत में लगभग 10 वर्ष का है। कि हम बात करें कि 2001 में भारत की जनसंख्या 102 करोड़ के आसपास थी और 11 में 121 करोड़ हो गई, तो 19 करोड़ लोग जो भारत में बढ़े हैं वो वृद्धि को या परिवर्तन को दर्शाएंगे। तो एक निश्चित पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पॉपुलेशन में कितना चेंज हुआ है, उसकी संख्या में, नंबर ऑफ काउंटिंग में कितने लोग बढ़े हैं, वो परिवर्तन को बताता है। और ये परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी, यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। जैसे नागालैंड की जनसंख्या 2001 में जितनी थी 2011 की तुलना में उसमें ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। ये 3 आगे बात करेंगे। वृद्धि के भी जो है 4 प्रकार जो आपके बुक में लिखे हुए हैं, वास्तविक वृद्धि, प्राकृतिक वृद्धि, धनात्मक वृद्धि या ऋणात्मक वृद्धि। ये 3 जनसंख्या के मेन कंपोनेंट्स हैं। और इनकी एक बार परिप्रेक्ष्य में ये बात है कि वितरण कहां किस स्थान पर कितने लोग रह रहे हैं, घनत्व कितना है और उसकी वृद्धि कितनी है। अब हम पहले बिंदु पर बात करेंगे, जनसंख्या का वितरण। तो पहला बिंदु है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैंने बात की कि कहां कितने लोग रहते हैं, कहां कितने लोग रहते हैं, यह डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। आपकी बुक में डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जॉर्ज बी क्रेसी का एक कथन लिखा हुआ है। हमने पिछले चैप्टर में 3 परिभाषाएं पढ़ी।
एक परिभाषा यहां और पढ़ते हैं, क्योंकि परिभाषाएं सीधी आपसे लिखकर पूछी जा सकती हैं, क्रम से या उसके नाम से आपसे मेंशन की जा सकती हैं। तो यह परिभाषा क्या है कि एशिया में बहुत अधिक लोग कम स्थानों पर तथा बहुत कम लोग अधिक स्थानों पर रहते हैं। यानी इसका मतलब है कि एशिया में कुछ ही क्षेत्रफल में जनसंख्या ज्यादा रह रही है और बहुत बड़े एरिया में जनसंख्या कम रह रही है। यानी जनसंख्या पर्वतीय भागों में देखेंगे आप, रुस्तलों में देखेंगे, जनसंख्या वहां कम है, परंतु नदी घाटियों के अंदर या समुद्री किनारों पर जनसंख्या जो है वो ज्यादा रह रही है। तो जॉर्ज बी क्रेसी का कथन है, याद रखेंगे आप, ये कथन जॉर्ज बी क्रेसी का है। यह परिभाषा एक और आपकी किताब में, यह कथन भी हम ध्यान रखेंगे। अब वितरण के बारे में एक और बात हम करना चाहेंगे कि दुनिया की लगभग 90% जनसंख्या उसके 10% क्षेत्रफल पर निवास करती है, उसके 10% भाग पर ही निवास कर रही है। यानी बाकी 90% एरिया पर 10% जनसंख्या ही रह रही है। यही कथन जॉर्ज बी क्रेसी का है, जो एशिया के परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं कि दुनिया में आप टॉप 10 देशों को देखोगे, दुनिया के टॉप 10 देश, इनके अंदर विश्व की 60% जनसंख्या रह रही है और टॉप 10 कंट्रीज में से 6 कंट्रीज जो है वो एशिया महाद्वीप के अंदर है। अब हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे कि पहले पर कौन सा देश है, दूसरे पर कौन सा देश है, तीसरे पर कौन सा, चौथे पर। तो आपको ध्यान रखना है कि नंबर 1 पर जो देश है वो चीन है, नंबर 2 पे है भारत, नंबर 3 पे है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 4 पर इंडोनेशिया और नंबर 5 पर है ब्राजील। हम 5 भी ध्यान रख लेंगे तो अच्छा है। आप देखेंगे इंडोनेशिया, भारत और चीन, 3 कंट्रीज एशिया महाद्वीप में रह रही है। दुनिया में लगभग 7 अरब जनसंख्या है और आप भारत और चाइना को देखेंगे तो लगभग 260 करोड़ लोग जो है, 2.5 अरब लोग इन 2 देशों में ही निवास कर रहे हैं। तो टॉप 3 कंट्रीज एशिया महाद्वीप से है, ये हम ध्यान रखेंगे। ये वितरण का एक बिंदु था। अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी पर कि वो कैसे है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, और जनसंख्या घनत्व मैंने अभी बताया, आपको 2 परिभाषाएं याद रखनी है जनसंख्या घनत्व की। पहली परिभाषा, प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो पहली परिभाषा, प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व। या एक परिभाषा आप और लिखेंगे इसी के साथ
कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व जो होता है, किसी भी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व वहां की जनसंख्या व क्षेत्रफल के अनुपात को प्रदर्शित करता है। वह क्षेत्रफल के अनुपात को प्रदर्शित करता है और प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो इसकी यूनिट होती है। अब जनसंख्या घनत्व सामान्य तौर पर 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला घनत्व होता है गणितीय घनत्व, मैथमेटिकल डेंसिटी, और जिसका एक सामान्य सा सूत्र है जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। ये एक नंबर। दूसरा प्रकार है आर्थिक घनत्व, इकोनॉमिक डेंसिटी। इसमें क्या होता है? जनसंख्या तो वही ऊपर हमेशा की तरह, बटे में आएगा संसाधन यानी रिसोर्सेज। कुल संसाधनों का जब जनसंख्या में भाग दिया जाएगा तो ऐसा घनत्व आर्थिक घनत्व कहलाता है। तीसरे प्रकार का घनत्व होता है पोषण घनत्व, न्यूट्रिशन डेंसिटी। इसमें वही जनसंख्या वही की वही रहेगी, नीचे आएगा खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल यानी फूड क्रॉप्स कितने एरिया में उग रही हैं उनका टोटल जो लैंड है, इसको भाग देंगे तो पोषण घनत्व यानी न्यूट्रिशन डेंसिटी आएगी। अब दो बड़े इंपॉर्टेंट बिंदु, एक होता है कायिक घनत्व और एक होता है कृषि घनत्व। दोनों में चेंज क्या है आप ध्यान रखेंगे। कायिक घनत्व में जनसंख्या वही ऊपर की ऊपर रहती है, परंतु नीचे आता है कृषि क्षेत्रफल, कुल कितने भाग पर कृषि हो रही है। ऐसे ही कृषि घनत्व में चेंज इतना है कि यहां ऊपर आएगी कृषक जनसंख्या यानी कितने लोग खेती परिवार से संबंधित हैं, बटे में कृषि क्षेत्रफल यानी कृषि घनत्व में कृषि जनसंख्या में कृषि क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है, परंतु कायिक घनत्व में जनसंख्या के अंदर कुल जनसंख्या में कृषि क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है। आपसे इससे मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, एक एरिया की पॉपुलेशन देकर उसमें आपको क्षेत्रफल दिया होगा, आपको भाग देकर उस एरिया की डेंसिटी ज्ञात करनी होगी। मैं फिर कह रहा हूं, पेपर के अंदर आप इकाई लिखना न भूलें, यूनिट जरूर लगाएं, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्योंकि यूनिट जो है वो हमारे लिए मेन है। ये घनत्व की बात। अब हम एक अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, कि कौन कौन से कारक जो है जनसंख्या घनत्व को और वितरण को प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व व वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट कर रहे हैं। तो इन कारकों को प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है। हम तीनों कारकों को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और काफी बार यहां से बड़ा प्रश्न आता है 3 नंबर का या 2 नंबर का। तो पहले कारक है भौतिक या फिजिकल फैक्टर, इन्हें भौगोलिक कारक भी कहा जाता है। दूसरे कारक है आर्थिक या इकोनॉमिक फैक्टर,
और तीसरे कारक है सामाजिक या सांस्कृतिक कारक। यानी सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर जो है वो तीसरे प्रकार के बिंदु हैं। तो 3 बिंदुओं पर हम बात करेंगे डिटेल से कि कौन कौन से कारक प्रमुख हैं। भौतिक या भौगोलिक कारकों में सबसे पहला कारक जो है वो है धरातल, यानी भूमि कैसी है आपके पास, लैंड। दूसरा कारक जल यानी वाटर। तीसरा कारक मृदा यानी सोयल। और चौथा कारक है जलवायु यानी क्लाइमेट। तो लैंड, वाटर, सोयल एंड क्लाइमेट, ये पहले 3 यानी भौतिक कारकों के अंतर आते हैं। दूसरे कारक आर्थिक कारक है, जिनमें 3 कारक है। औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। और तीसरा है खनिज यानी मिनरल। इसी प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में धर्म, त्योहार या कोई मेला या कोई उत्सव, ये भी प्रभावित करते हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भौतिक और फिजिकल फैक्टर हमेशा जनसंख्या को डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करते हैं, परंतु इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर हमेशा जनसंख्या को इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करते हैं। सिंपल सी बात है, पहला एरिया है धरातल। तो हम अगर पहाड़ी भागों या समतल मैदानों में से किसी एक चीज को रहने के लिए चुने तो हम समतल मैदान को चुनेंगे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो पहाड़ी क्षेत्र है वो परिवहन, उद्योग, खेती या कृषि के लिए अवरोधक होते हैं, वहां ये काम आसानी से किया नहीं जा सकता। परंतु समतल मैदानी भाग में ये कार्य बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, लोग हमेशा उसी क्षेत्र को रहने की प्राथमिकता देते हैं जो बिल्कुल समतल हो। तो धरातल जो है हमेशा समतल धरातल मानव के बसाव के लिए अनुकूल होता है। जल है तो जीवन है। आप देखा होगा नदी घाटियों को सभ्यताओं का पालना कहते हैं। आप चाहे पुरानी सभ्यताओं को देखिए, वो सब सिंधु घाटी की सभ्यता को आप देख लीजिए, चाहे आप दजला फरात यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता को देख लीजिए, आप नील नदी की सिविलाइजेशन को देख लीजिए, सब सभ्यताएं नदी घाटियों के पास ही। क्यों? क्योंकि पीने के लिए जल है। जल अन्य क्रियाओं में भी सहायक होता है, कृषि करने के लिए, पशुओं को पिलाने के लिए, घर के अन्य कार्यों के लिए। तो जल एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है हमेशा से। तो मानव अपनी बस्तियां वहीं बसाता है या उसका घनत्व और वितरण वहीं अधिक होगा जहां जल उपलब्ध होगा। मिट्टी, अब सिंपल सी बात है, मनुष्य हमेशा उपजाऊ मृदा को प्राथमिकता देता है, और जिन एरियो में जल है वहां मिट्टी ज्यादातर उपजाऊ होती है। आप उत्तर भारत के विशाल मैदान को देखेंगे, प्रतिवर्ष नदियों के साथ पहाड़ों से मिट्टी आकर मैदानों में मिशती है। उपजाऊ मिट्टी में मानव अपने फसल यानी खाने के लिए खाद्यान्न फसलें आसानी से उगा सकता है। इसलिए मनुष्य हमेशा उस मृदा को प्राथमिकता देता है जो उपजाऊ। इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज है जलवायु। आप एक बार नोटिस करेंगे कि कभी भी मनुष्य ना तो अत्यधिक ठंडी ना अत्यधिक गर्म, यानी जो पूरा उत्तरी साइबेरिया, अंटार्कटिका जो है, मनुष्य वहां निवास नहीं करता। आप गर्म रुस्तलों को देखेंगे, मनुष्य वहां भी निवास नहीं करता। ये परिस्थितियां मानव के लिए हमेशा विषम होती हैं। ये विषम परिस्थितियां होती हैं
और विषम परिस्थितियों में मनुष्य निवास नहीं करता। मनुष्य हमेशा सम जलवायु को ही प्राथमिकता देता है। आप भूमध्य सागरीय प्रदेश को देखिए, वो पहले भी विकसित था, अब भी विकसित है, आने वाले समय में भी विकसित होगा, क्योंकि वहां की क्लाइमेट कंडीशन जो है, जो एरिया समुद्र के साथ रहते हैं वो देरी से गर्म और देरी से ठंडे होते हैं, यानी पानी जो है वो पास के धरातल के साथ समकारी प्रभाव रखता है। इसलिए आप देखेंगे दुनिया के लगभग 50% या 60% पॉपुलेशन समुद्री किनारों पर मिलेगी आपको। ऑस्ट्रेलिया के सातों शहर आपको दक्षिण में उनके समुद्री तट पर मिलेंगे। भारत के आप एरिया देख लीजिए, आप चाइना को देखिए, उसका इधर वाला भाग सारा का सारा पर्वतीय है, परंतु किनारों पर लोग अधिक रह रहे हैं। आप न्यूयॉर्क को देखिए, वॉशिंगटन डीसी को देखिए, उधर कैलिफोर्निया को देखिए, लॉस एंजल्स को देखिए, सब समुद्री किनारों पर है। बड़े सिटी लंदन को देखिए, पूरा का पूरा यूरोप समुद्री किनारों पर बसा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां की जलवायु सम रहती है, तो मनुष्य हमेशा सम जलवायु में रहना पसंद करता है। दूसरी चीज है आर्थिक कारक, और इसमें 3 फैक्टर हैं: औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और खनिज। अब खनिज जो है, जहां ये निकलते हैं, खनिज निकलते हैं, वहां कुशल व अर्धकुशल श्रमिक काम करने के लिए जाते हैं, वहां उन्हें रोजगार प्राप्त होता है। तो वहां जाने से वहां जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है और वितरण भी बढ़ जाता है, लोगों की संख्या उस एरिया में बढ़ जाती है। ऐसे ही नगरीकरण है, लोगों को जब बेहतर अवसर मिलना शुरू होता है, शिक्षा अच्छी मिलनी शुरू होती है, परिवहन के अच्छे साधन मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी मिलती हैं, तो मनुष्य गांवों से नगरों की ओर पलायन कर रहा है। तो बढ़ते नगरीकरण के साथ जो है जनसंख्या का घनत्व और वितरण भी इफेक्ट हुआ है। लोग नगरों में अधिक रहने शुरू हो गए हैं, जो कि पहले गांवों में अधिक रहते थे। ये अनुपात भी ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि नगर हमेशा आपको बेहतर अवसर, बेहतर सुविधाएं, ये सब उपलब्ध करवाएंगे। तीसरी चीज है हमारे लिए औद्योगिकीकरण। अब औद्योगिकीकरण का एक अलग महत्व है। अब इसका क्या परिप्रेक्ष्य है? इसका परिप्रेक्ष्य ये है कि जहां औद्योगिक पेटियां होती हैं, वहां वही बात, लोग काम करने के लिए जाएंगे। आप अफ्रीका में माइनिंग की, खनिज की देखेंगे, कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी, वहां लोग काम करने के लिए जा रही हैं। ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लोगों को चेंज करता है, क्योंकि जब कहीं कोई इंडस्ट्री लगती है तो वहां उसके साथ बीमा फैसिलिटीज, वहां उसके साथ मेडिकल फैसिलिटीज, वहां उसके साथ अन्य प्रकार की सुविधाएं, बैंक्स, ये सब जाता है। तो इस एरिया में जाकर लोगों को काम मिलना शुरू होता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लोगों के विकास में सहायक है, वो भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व को क्या करता है? प्रभावित करता है। तीसरा, धर्म, संस्कृति और मेले या सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो जिस एरिया में आपको सुरक्षा अधिक मिलेगी, लोग वहां रहना पसंद करते हैं, लोग अपने एक धर्म में रहना पसंद करते हैं। तो दूसरी ये बात ये कि आप इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर देखेंगे, क्योंकि वहां सुरक्षा इतनी नहीं है, लोग वहां नहीं रहते हैं। आप भारत में मान लीजिए कुंभ का मेला लगा, तो पूरा भारत वहां एक बार काम देखने के लिए उस मेले को जा रहा है, तो उस मेले से उस क्षेत्र में कुछ समय के लिए जनसंख्या घनत्व बढ़ जाएगा, बाकी जगहों पर कम हो जाएगा। तो मेले, त्योहार, उत्सव, एक प्रकार के धर्म के लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं। तो ये अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो जनसंख्या वितरण या घनत्व को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। हम इन पर ध्यान देंगे, क्योंकि यहां से काफी बार हमारे लिए बड़ा क्वेश्चन भी आता है। तो 2 बिंदु, वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें 3 फैक्टर हैं: भौतिक, आर्थिक और सामाजिक। भौतिक में 4 फैक्टर, भौतिक हमेशा प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे, आर्थिक हमेशा इनडायरेक्ट, और सांस्कृतिक भी इनडायरेक्ट ही इफेक्ट करेंगे। और ये इनके पूरे बिंदु और ये पूरा टॉपिक जो वो है, ये क्या है, इस पर हमारी चर्चा कंप्लीट हुई। अगले बिंदु पर बात करते हैं, जिसका नाम है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि हमेशा परिवर्तन को दिखाती है। परिवर्तन का मतलब चाहे वो घट भी सकती है और वो बढ़ भी सकती है। वृद्धि की परिभाषा हमने पहले बात की कि एक निश्चित समय अंतराल में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पॉपुलेशन में कितना चेंज हुआ है, वो बढ़ी है या घटी है, ये जनसंख्या वृद्धि को बताता है। तो अगला बिंदु वही पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि।
कि एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में हुआ परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। और जब इस पॉपुलेशन ग्रोथ को हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, परसेंटेज में हम इसे शो करेंगे, तो यह वृद्धि दर कहलाता है। यह क्या कहलाता है? वृद्धि दर कहलाता है। इस बात पर हम ध्यान देंगे। एक तो अब जनसंख्या की वृद्धि जो है वो किसी भी एरिया के आर्थिक सामाजिक उत्थान में सहायक होती है। आप देखेंगे जिन देशों की जनसंख्या कम है वो बहुत ज्यादा विकसित हो रहे हैं। जिन देशों में जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है उन देशों में अन्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो रही है, जल की समस्या उत्पन्न हो रही है, प्रदूषण एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर हो गया वहां अब कि प्रदूषण फैलता जा रहा है इससे। तो जनसंख्या वृद्धि जो कंट्रोल इस पर लगाना अति आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि सामान्य तौर पर 5 प्रकार की होती है जिसका हमारे टॉपिक से संबंध है। जनसंख्या वृद्धि में पहला जो बिंदु है वो है प्राकृतिक वृद्धि। और प्राकृतिक वृद्धि से सामान्य सा संबंध है कि जन्म और मृत्यु का अंतर। जब किसी क्षेत्र में सिर्फ जन्म और मृत्यु का अंतर देखा जाता है, ऐसी वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि या नेचुरल ग्रोथ कहलाती है। दूसरी वृद्धि होती है वास्तविक वृद्धि। इसमें क्या होता है? जन्म और मृत्यु के साथ जब आप प्रवास को दिखाएं। अब हम दोनों को एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए मैं कहता हूं किसी एरिया में कुल जनसंख्या वहां की 500 थी, उस एरिया में 10 नए बच्चों का जन्म हुआ और वहां 20 लोग मर गए या उनका देहांत हो गया। अब 10 और 20 का अंतर कितना है? माइनस में 10, तो जनसंख्या नेगेटिव में चलेगी, 490 होगी जनसंख्या, यानी जनसंख्या में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है। जब सिर्फ जन्म और मृत्यु का अंतर देखा जाएगा तो प्राकृतिक वृद्धि होगी। परंतु जब मैं किसी एरिया, मैंने अभी बात की कि 500 लोग थे, 10 बच्चे नए जन्मे, 20 लोग वहां मर गए, परंतु इनके साथ अगर मैं कहूं वहां से 20 लोग बाहर चले गए और 30 लोग उस एरिया में नए आ गए, यानी प्रवास उस एरिया में भी साथ में काउंट किया जाएगा, तो वह वास्तविक यानी रियल ग्रोथ होगी। यानी अब यहां 500 थी, 10 और 20 का अंतर -10, यहां भी -10, तो -20 हो गई कुल, तो जनसंख्या 480 होगी। तो जब जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि के साथ यानी जन्म और मृत्यु के साथ आप माइग्रेशन को शामिल करते हैं तो ऐसी वृद्धि वास्तविक वृद्धि होती है। तीसरी वृद्धि धनात्मक वृद्धि। अब क्या हो धनात्मक वृद्धि में? सिंपल सी बात है, जन्म ज्यादा हो, मृत्यु दर क्या हो? कम हो, या उस एरिया में लोग अधिक आ जाएं कम, तो ऐसी कंडीशन में वृद्धि जो होगी वो धनात्मक होगी। ऋणात्मक वृद्धि में क्या होगा? जब जन्म दर तो कम हो परंतु मृत्यु दर ज्यादा हो, और या उस एरिया से लोग बाहर अधिक चले जाएं और कम लोग उस शहर में आए, तो ऐसे में जनसंख्या जो होती है वो ऋणात्मक वृद्धि पर होती है। तो ये 4 कुल जनसंख्या वृद्धि के बिंदु हैं, इनको हम ध्यान में रखेंगे। बाकी इसी पाठ के अगले 2 बिंदुओं प्रवास और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत और जनसंख्या परिवर्तन के क्या क्या घटक हैं उन पर चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद आप सभी का।